दोस्तों, मैं आर के बेरवाल आप लोगों के सामने फिर से साइंस की सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हमने जो पहली क्लास हुई थी पिछली क्लास, उसके अंतर्गत कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में? कोशिका के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया था। उसके बाद में जो 15 क्वेश्चंस का जो टेस्ट रखा था उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जो कोशिका के बारे में जो कुछ बचा था उसके बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे और उस टेस्ट को भी इसी क्लास में हल करेंगे। चलिए बात करते हैं कि कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें और बची हुई थी। तो कोशिका के अंतर्गत जो हमारी प्रकृति है उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है वह हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसके अगर वजन की बात करें तो उसका वजन होता है 1.5 kg से 1.62 kg। हमारी प्रकृति के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और अगर उसकी बात करें तो वह होता है 1.5 kg से 1.62 किलोग्राम। इसके बाद में अगर इसके आकार की बात करें तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसका जो आकार होता है वह 135 से 170 मिमी होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा का आकार कितना होता है? 135 से 170 होता है। अगर ये तो थी प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, और अगर छोटी की बात करें प्रकृति के अंतर्गत जो सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वह पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा पाई जाती है, जिसके अगर आकार की बात करें प्रकृति के अंतर्गत जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा, जिसके अगर आकार की बात करें तो उसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। इसके बाद में बात करें कि हमारी प्रकृति के अंतर्गत जो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, लंबी की बात करें तो वह होती है तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन भी कहा जाता है। और अगर इसकी बात करें तो यह होती है, लंबाई की अगर बात करें तो यह होती है 7.4 mm, 7.4 मिमी होती है। इसके बाद में बात करें कि जो हमारा मानव शरीर है उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है, ये तो प्रकृति के अंतर्गत थी, और ये है हमारे मानव शरीर के अंतर्गत। तो मानव शरीर के अंतर्गत अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो वह होती है अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु। और अगर छोटी की बात करें तो छोटी होती है शुक्राणु। मानव शरीर के अंतर्गत सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह होती है अंडाणु, और छोटी की बात करें तो छोटी होती है शुक्राणु। अगर हम बात करें कि प्रकृति के अंतर्गत जो ये शुतुरमुर्ग है जिसके अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है, इसकी अगर बात करें तो यह हमारी प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पक्षी भी माना जाता है, जो कि अपने जीवन काल में कभी भी उड़ता नहीं है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। और अगर सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो वह है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है प्रकृति के अंदर? हमिंग बर्ड। इसके बाद में बात करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसका जो कोशिका का जो बाह्य आवरण बना होता है उसे क्या कहते हैं? पेड़ पौधों के अंतर्गत जो कोशिका का बाह्य जो आवरण बना होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। पेड़ पौधों के अंतर्गत जो कोशिका का जो बाह्य आवरण बना होता है उसे कोशिका कहा जाता है। जो कोशिका है,
कोशिका भित्तियाँ ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है जो पेड़ पौधों के बाह्य आवरण के अंतर्गत पाई जाती है, यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो जिस सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, यह केवल पेड़ पौधों के अंतर्गत केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके अलावा बात करें कि जो पेड़ पौधे हैं और सभी जो प्राणियां हैं, उनके अंतर्गत कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है वह पेड़ पौधों और सभी प्राणियों के अंतर्गत पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति है यह केवल पेड़ पौधों के अंतर्गत पाई जाती है। अगर हम बात करें जो कोशिका झिल्ली है यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, जो कि मानव और पेड़ पौधे सबके अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में बात करें जो कोशिका झिल्ली होती है, कौन सी कोशिका झिल्ली? यह प्रकृति के अंतर्गत मुलायम और जीवित रूप में पाई जाती है। किसमें? मुलायम और जीवित रूप में। इसके अलावा अगर बात करें कोशिका भित्ति की, तो यह है कठोर और मृत रूप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो कठोर और मृत रूप में पाई जाती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वह मुलायम और जीवित रूप में पाई जाती है। इसको अगर याद रखें तो जो झिल्ली है, अपन झिल्ली को बोलते हो तो वो आसानी से बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये मुलायम है, और भित्ति है तो उसको बोलने में जो थोड़ा जोर लगता है तो यह कठोर है। कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है वह कठोर और मृत पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली है वह मुलायम और जीवित पाई जाती है। इसके बाद में बात करें कि जो कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है केंद्रक, जिसको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और जो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग, तो सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम। छोटा होता है राइबोसोम और बड़ा होता है केंद्रक। तो ये थे जो कोशिका है, ये अब कोशिका कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो पिछली क्लास में हमने जो 15 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा था, उन क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। तो जो हमारा पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था पहला, वह था कि जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका पाई जाती है उसका जो नाम दिया था वह किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो जो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन थे वह पहला था फ्लेमिंग, दूसरा था ल्यूवेनहॉक, और तीसरा था रॉबर्ट हुक, और चौथा था ब्राउन। तो हम बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेल है, कोशिका है, उसका जो नामकरण दिया था वह जो रॉबर्ट हुक है, मैंने बताया था कि कोशिका का जो नामकरण दिया वो कौन से शब्द से दिया? कोश शब्द से। कौन से शब्द से दिया? कोश शब्द से। जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो मृत कोशिका की खोज की गई थी, तो जो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में कोशिका की खोज की गई, तो उसको जो नाम देने के लिए कोई ना कोई शब्द चाहिए, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को नाम देने के लिए कोश शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का? कोश शब्द का। कोश शब्द का, जिसका इंग्लिश में सेल होता है। जो कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो वो सेल शब्द कोश से ही निकल के आया, जो कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में जो मृत कोशिका की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा रॉबर्ट हुक। कौन सा होगा? रॉबर्ट हुक होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन था कि कौन सी जो रचना है वह जंतु कोशिका व वनस्पति कोशिकाओं में विभेदित करती है या विभाजित करती है। तो उसके जो ऑप्शन थे वह थे राइबोसोम, दूसरा था
लाइसोसोम, और तीसरा था सेंट्रोमियर, और चौथा था सेंट्रीओला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा सेंट्रीओला। कौन सा होगा? सेंट्रीओला। इसके बाद में अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन था कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया है वह अपना कार्य करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो इसकी अगर बात करते तो इसके जो ऑप्शन थे तो वह था, पहला था भोजन का अवकरण, और दूसरा था भोजन का ऑक्सीकरण, और तीसरा था भोजन का पाचन, और चौथा था भोजन का अवशोषण। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर था कि जो हमारे शरीर के जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसका जो कार्य होता है वह होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भोजन का ऑक्सीकरण। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन था वह था कि जो कोशिका है उसका जो ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका पाई जाती है उसका जो ऊर्जा गृह कहा जाता है वह किसको कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन थे वह थे, पहला था गोल्जी काय, दूसरा था न्यूक्लियोलस, और तीसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा था राइबोसोम। तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका है उसका जो ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा गृह बोले तो पावर हाउस। जो हमारा शरीर का जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो छठवां क्वेश्चन था वह था कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। हमारे शरीर के अंतर्गत कोशिका का जो संश्लेषण होता है, कोशिका का संश्लेषण जो होता है वह कहाँ होता है। तो इसके जो ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन थे, पहला था गोल्जी काय, दूसरा था राइबोसोम, तीसरा था सेंट्रोसोम, और चौथा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिका का जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह कहाँ होता है? राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। क्योंकि राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका है उसका जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह कहाँ होता है? राइबोसोम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा राइबोसोम। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण बना होता है वह क्या कहलाता है। कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी जो आवरण है उसे क्या कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन थे वह थे कोशिका झिल्ली, और दूसरा था कोशिका भित्ति, और तीसरा था टोनोप्लास्ट, और चौथा था अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो मैंने अभी अभी बताया था कि जो पादप कोशिका है उनका जो सबसे बाहरी आवरण बना होता है वह किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, 5 मिनट पहले ही। किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कोशिका भित्ति। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन था कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या था कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो इसका जो ऑप्शन थे वह थे कोशिका भित्ति करती है, कोशिका झिल्ली करती है, केंद्रिका करती है, और गोल्जिकाएं करती है। तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है वह कौन करती है? कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह भी कौन सा होगा? कोशिका भित्ति। क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है, जो कि हमारे जो शब्द दिए जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं, नहीं तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन में कहा था कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि पादप कोशिकाओं का सबसे
बाहरी जो आवरण होता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। जबकि इस क्वेश्चन में कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कौन करती है? कोशिका भित्ति। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का निर्माण का जो सक्रिय स्थल है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन के निर्माण की अगर बात करें तो वह कौन से स्थान पर होता है? प्रोटीन का निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वह कौन सा है? राइबोसोम। अभी बताया था प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वह राइबोसोम को कहा जाता है। और जो कोशिका का जो कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को ही प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह राइबोसोम होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वह था कि अवर्णीय लवण मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवण कौन से? अवर्णीय लवण मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन थे वह थे कि जड़ों की कोशिकाओं में, दूसरा था तनों की कोशिकाओं में, तीसरा था पत्ती की कोशिकाओं में और चौथा था फूलों की कोशिकाओं में। जो इसका जो राइट आंसर था वह था जड़ों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़ों की कोशिकाओं में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन था कि कोशिका की जो आत्महत्या या आत्मघाती जो थैली कहा जाता है वो कौन सा है? किसे कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली? इसे एटॉम बम भी कहा जाता है। कोशिका की जो आत्मघाती थैली है इसे एटॉम बम भी कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन थे वह पहला था लाइसोसोम, दूसरा था राइबोसोम, तीसरा था गोल्गी काय और चौथा था न्यूक्लियोलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। आपको लग रहा होगा कि इससे जो पिछली क्लास थी उसमें ना तो लाइसोसोम पढ़ाया ना ही राइबोसोम पढ़ाया था। तो इसको हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो कोशिकांक पढ़ेंगे, कोशिकांक पढ़ेंगे उनके अंतर्गत माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे और तारकाय वगैरह है वो पढ़ेंगे। तो जो अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे इनके बारे में। इनसे मैंने पहले ही क्वेश्चन क्यों दिया गया? क्योंकि आपको पता लग सके कि जो पढ़ाया नहीं उसके पहले भी हम पे जो क्वेश्चन आते थे या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लाइसोसोम। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था कि 80% से जो अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक जो हमारी कोशिका होती है उसमें 80% से जो अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है वह कौन सा है? इसके जो ऑप्शन थे वह पहला था प्रोटीन, दूसरा था जल, तीसरा था चर्बी और चौथा था खनिज। तो हमारी जो कोशिका है उसमें जो 80% से भी अधिक जो पाया जाता है वह पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था जो अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। यह BPSC 2000 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें आया था। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसने कहा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? जो हमारी प्रकृति पर जो जीव पाए जाते हैं वह किसके बने होते हैं? कोशिकाओं की। तो यह किसने कहा? कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया? तो इसके जो ऑप्शन थे वह थे पहला था ल्यूवेनहॉक, तीसरा था स्लाइडेन, चौथा था रॉबर्ट हुक और अगला था टी स्वाइन। पहला ल्यूवेनहॉक हो गया, दूसरा स्लाइडेन हो गया, तीसरा रॉबर्ट हुक हो गया और चौथा है टी स्वाइन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा स्लाइडेन और टी स्वाइन। कौन सा होगा?
स्लाइडेन और टी स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा कहा गया कि हमारी प्रकृति के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं वे सभी किसके बने होते हैं, कोशिकाओं। तो इसका राइट आंसर होगा बी और डी, बी और डी, अर्थात 2 और 4 वाला जो ऑप्शन है वह सही होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए भी रखता है। यह जो क्वेश्चन है ये IAS 2001 में आया। तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन था राइसोसोम, गोल्जी काय और सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सेंट्रियोल। कौन सा होगा राइट आंसर, सेंट्रियोल। ये थे दोस्तों हमारे जो पिछली क्लास में जो 15 क्वेश्चनों का जो टेस्ट रखा गया उनका जो हल है वह बता दिया गया है। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत हम कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिकांग के अंतर्गत हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और तारकाय है, केंद्रक है और अंतःप्रद्रव्य जालिका है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चनों का भी अगली क्लास में टेस्ट रखेंगे 15 से 20 क्वेश्चनों का, और उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।